हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आपका भाई आपके लेके आया 10th वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी वो आई नो सीरीज थोड़ी लेट हो चुकी है बच्चों। चैप्टर 1 और 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हमारे कॉन्सेप्ट रिवीजन लेक्चर है जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना सिखाता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने 10th की एक्सरसाइज में और हम क्या क्या सीखने वाले हैं चैप्टर के अंदर। मैं चैप्टर की मीनिंग से स्टार्ट करके प्रॉपर वे में से आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आगे देन समझने की कोशिश करना बेटा। आज स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4। 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड। जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं वो जाके हमारे चैनल पर जाके देख सकता है। उसे प्ले लिस्ट में आपको तीनों चैनल आपको मिल जाएंगे, चैप्टर 1 भी, 2 भी और 3 भी। फुल्ली कॉन्सेप्ट है, सब कुछ है। आपको देखेंगे तो आपको फायदा होगा और आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आने वाला है। ठीक है, जो चैप्टर 1, 2 और 3, 4 तो कंफर्म बेटा आने ही वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर 4 का नाम क्या लिखा है आपके सामने। चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। इसको अंग्रेजी में बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जो हमने पहले ही पढ़ रखा है यार, आपको याद होगा हमारे चैप्टर नंबर 2 की बात हमने कही थी। जब हमने चैप्टर नंबर 2 की बात करी तो हमने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 में क्या बताया था कि पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है पॉलिनोमियल? तो मैं आपको बताने की कोशिश करी थी। पॉलिनोमियल मतलब होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। इसकी इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन में गिवन जिसमें पावर कितनी होती है? इसमें पावर 2 होती है। तो जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस क्वाड्रेटिक का मतलब भी वही है जो आपको सिखाया गया अभी तक चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल की। वो क्या है? वो यही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द्विघात समीकरण ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। याद होगा आपको चैप्टर 2 में हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था। ठीक है, याद आ रहा है? ये था कुछ ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। तो वहां पर बेटा क्या था, वहां पे हमें फैक्टराइज करके इनके गुणनखंड करके हमें आंसर निकालने होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है? आज ऐसा नहीं है। आज हम इसको फैक्टराइज नहीं करने वाले हैं। आज इस वाले चैप्टर में हमें एक फॉर्मूला दिया गया। जी हाँ, फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला है? देखो क्या लिखा है, एक्स निकालने का। एक्स बोले तो यानी वेरिएबल। हमने पहले ही पढ़ रखा है कि चैप्टर नंबर 2 में कि जब भी हम उस तरह की पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हम फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो हम क्या निकालते हैं? हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज भी हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्या फाइंड करने वाले हैं? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। बट यहाँ पर वेरिएबल तो एक्स वाई जेड जितनी मैथड टर्म होती है ये वाली, ये निकालने वाले हैं। लेकिन याद रहे जो हमें ये एस यू निकालनी है, इस बार हमें एक फॉर्मूला दिया गया और उस फॉर्मूले की हेल्प से हमें निकालनी पड़ती हैं। आई होप आपको पता होगा कि ए बी सी एक्चुअली होता क्या है। इनके अंदर ए बी सी होता क्या है? तो देखो आपके सामने ए है, बी है, सी है, ये लिखा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये होता है ए बी सी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लिखा है हमारे सामने? माइनस बी। इतना पार्ट हम काट देंगे वीडियो से। ठीक है, तूने कहाँ से रोक ली थी? जल्दी बोल। तो तूने कहाँ से बोलना है, याद है? तो मैंने आपसे कहा कि जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में वो काम हमें नहीं करना है। हमें इस बार फाइंड द वैल्यू वेरिएबल तो फाइंड करनी है, बट किसके थ्रू? एक फॉर्मूले के थ्रू। और आपको पता होना चाहिए ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, जो आपको पता होगा आई होप। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है एबीसी की फुल फॉर्म। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इसकी हेल्प पता लगता है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। बस याद करने का तरीका ये है, जो एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट होता है, जो एक्स की पावर 2 का गुणांक होता है उसे ए बोलते हैं। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे बी बोलते हैं। और जो नॉर्मल टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, काउंटिंग होती है, अचर पद होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे सी बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके सामने बेटा, सुना ध्यान से। फॉर्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आपको पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है
इसका मीनिंग जो है क्या होता है, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। डी क्या बोलते हैं? डी। अब बात करते हैं हमारे नोट्स के सेकंड पॉइंट की, जहाँ पर डी के बारे में बताया गया। यहाँ क्या बोला गया? द्विघात समीकरण का विविक्तर। क्या बोला गया? द्विघात समीकरण का विविक्तर। अब ये क्या होता है? विविक्तर का मतलब ही तो डी है बेटा। इसे विविक्तर का होता है, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं डी। डी का मतलब क्या है? इसे डिस्क्रिमिनेशन करके बोलते हैं कुछ इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन है, डी निकालना। तो डी क्या होता है बेटा? डी होने का फॉर्मूला क्या है? डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 का नाम क्या है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम टू सेम सो कैसे होती है? सेम टू सेम पोलिनोमियल की तरह होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे ही होती है जैसी चैप्टर नंबर 2 में हुआ करती थी, और चैप्टर 4 की भी सेम टू सेम ऐसे ही है। भैया फिर चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में फर्क क्या है? चैप्टर 4 2 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, बट कैसे निकालो? विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। उनके फैक्टर निकाल के निकालो, कोई भी और तरीके से निकालो। बट चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी आपको, एक्स की वैल्यू आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया, और फॉर्मूले का नाम रखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या नाम रखा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र, द्विघाती सूत्र भी इसे कहा जाता है। सुनना ध्यान से, क्या था फॉर्मूला? मैंने बताया आपको कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी मैंने बोला। इसका मतलब समझ जाओ कि डी का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा? 2a। अपॉन में क्या आएगा? 2a, यानी 2 को a से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। और आपको पता है a क्या है, b क्या है, c क्या है। a का मतलब होता है x की पावर 2 का कोफिशिएंट, b का मतलब होता है x की पावर जो x का कोफिशिएंट है वो, और c का मतलब होता है जो अचर पद है वो। आगे बात करते हैं बेटा। इसके बाद जो हम इससे अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? थर्ड पॉइंट हमारे नोट्स का। क्या लिखा है? द्विघात समीकरण के मूल्यों, शून्यकों के लक्षण। आपको पता होगा हमने जब चैप्टर नंबर उसकी बात करी थी, चैप्टर नंबर 2 की, तो हमने वहाँ पर वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालने में क्या नाम दिया था? शून्य कहा था। क्या कहा था? कि हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं, फाइंड द जीरोस ज्ञात कर रहे हैं। बट मैं आपके सामने आज क्या कहूँगा कि हम मूल निकाल रहे हैं। क्या निकाले हैं? मूल। ये मूल्य वर्ड नहीं है, ये मूल है, मूल। ठीक है, यानी यहाँ पे जीरो थोड़ा नहीं किया जाएगा, यहाँ पे मूल वर्ड कहा जाएगा। ठीक है, इसे कहा जाएगा मूल को इंग्लिश में रूट। क्या निकाल रहे हैं? फाइंड द रूट। इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा फाइंड द रूट, जबकि मीनिंग सेम ही है, निकालना वही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या लिखा है? तो चैप्टर नंबर जब 4 स्टार्ट किया था हमने, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि द्विघात समीकरण के मूल्यों का, मैंने समझा दिया आपको कि मूल्यों का मतलब यहाँ पे रूट्स है। क्या है? फाइंड द रूट्स। अब बच्चा कहता है कि अच्छा चैप्टर मजाक कर रहा है हमसे, मजाक ही तो कर रहा है यार। चैप्टर 2 में बोल रहा था रूट्स, और यहाँ चैप्टर 2 में उसने कहा था जीरोस, और चैप्टर 4 में कह रहा है रूट्स, जबकि मीनिंग विल बी सेम। आ रही है बात समझ? तो इस केस में बच्चा क्या कहता है? सुनना ध्यान से। उन्होंने क्या कहा कि जो चैप्टर जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या लिखा है कि यादें। बड़े यहाँ मैंने समझा दिया आपको। डी की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब होता है। ठीक है, अब एक केस ये है अगर डी 0 से बड़ा है, सिंपल सी बात है, अगर डी 0 से बड़ा है, सपोज यार ये जो डी है मैं रूट के अंदर लिखूंगा ना, इसके अंदर लिखूंगा रूट के अंदर, तो ये रहा रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को तो डी बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं? इसी को डी बोलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा होगा तो हमारे पास डी ग्रेटर देन 0 के 2 केस बनेंगे। डी ग्रेटर देन 0 के 2 केस बनेंगे। एक बनेगा जब डी 0 से बड़ा हो और तथा क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग। इसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि डी 0 से बड़ा तो है, लेकिन डी की वैल्यू आ रही है 4, 16, 9, 64 में, जितने भी मैंने अभी 4-5 नंबर बोले, ये नंबर्स हैं सभी परफेक्ट स्क्वायर। कैसे हैं? परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, अगर ये केस हुआ तो क्या होगा इस केस में? अगर डी 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है तो इस केस में क्या होता है? जो मूल होते हैं बेटा, जो मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, वो होते हैं रियल। कैसे होते हैं? मूल रियल होते हैं, यानी कि रूट्स रियल होते हैं। रूट्स आर रियल, यानी कि मूल वास्तविक होते हैं और परिमित तथा असमान होंगे। ठीक है, यानी इसके मूल जो है वास्तविक होते हैं तथा असमान होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। आगे समझना, यही सेकंड केस भी है, सेम टू सेम। बट यहाँ मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पर जो है ना, जो वैल्यू है वो कैसी होने वाली है?
डी तो ग्रेटर देन 0 है ही, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या लिखा है, अगर पूर्ण वर्ग ना हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर वो है ही नहीं। और अगर परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है तो इस केस में क्या होता है बेटा, मूल तो इस केस में वास्तविक होते हैं लेकिन अपरिमेय होते हैं और असमान होते हैं। अपरिमेय होते हैं और असमान होते हैं। फर्क केवल इतना सा है, यहाँ पे परिमेय होते हैं, यहाँ पे अपरिमेय होते हैं। आरी बात समझ। अपरिमेय का कहने का मतलब है बहुत ही अजीबोगरीब, जो कि माइनस में जाने वाले हैं। मैंने ये परिमेय अपरिमेय इन सब का ब्रीफ नॉलेज आपको दे रखी है, आप जाके देख सकते हो। हमारी बेसिक मैथमेटिक्स नाम से प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, जिसे मैंने आपको सभी नंबर सिस्टम के बारे में समझा रखा है, जो मोस्टली क्लास 6 to 9 तक के बच्चों के लिए मोर रिलेवेंट है। हालांकि आपके लिए रिलेवेंट है, बट आप देख सकते हो, आपको आना चाहिए वो सारी चीज़ें। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। वहाँ कहता है थर्ड पॉइंट में कि डी ना क्या होगा, अगर 0 के बराबर होगा। अगर डी 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, हमने 2 केस पढ़े अभी तक, इसमें डी दोनों डी बड़ा था 0 से, ठीक है। अब जी 0 से बड़ा था, इसमें क्या परफेक्ट स्क्वायर था, एक में परफेक्ट नहीं था। डी इक्वल टू 0 में क्या बोलूंगा मैं, इसमें कैसे होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। अभी तक 2 केस थे, इन दोनों केस में अनइक्वल थे रूट, लेकिन यहाँ पे कैसे होने वाले हैं, यहाँ पे रूट रियल के साथ साथ इक्वल होने वाले हैं। रियल एंड इक्वल रूट, क्या बोलते हैं इसे, रियल एंड इक्वल रूट। कब, जब व्हेन डी इक्वल टू 0, व्हेन डी इक्वल टू 0। अब ऐसे ही फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इसी के अंदर जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कि यदि अगर डी 0 से छोटा हुआ, देखो आपके सामने लास्ट केस आ गया। बच्चे सोच रहे थे यार एक केस तो अभी तक आया नहीं, अब आ गया आपके सामने, टेंशन ना लो। कौन सा केस आ गया, जब डी ही 0 से छोटा हो। और सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए, जब डी 0 से छोटा होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा माइनस में। किसका मतलब क्या होगा, माइनस में। अगर बेटा डी 0 से छोटा हुआ ना, तो ऑलवेज रूट्स कैसे होते हैं, इमेजनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, और इनकी कल्पना नहीं की जाती। और काल्पनिक, जब काल्पनिक होंगे तो वास्तविक नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज काल्पनिक है तो वास्तविक नहीं है, कोई भी चीज रियल नहीं है तो सिंपल इमेजनरी है ना। आ रही है बात समझ। इसके बाद आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ना वर्ड प्रॉब्लम आती है। क्या आती है, वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। 4.3 के अंदर, 4.4 के अंदर ये सारी बातें आती हैं। तो उस केस के लिए यहाँ पे कुछ काम की बातें मैंने यहाँ पे नोट्स में बना रखी हैं। जैसे फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अगर आपके सामने 3 क्रमागत संख्याओं की बात करेगा क्वेश्चन, क्या बोलेगा कि 3 क्रमागत संख्या बताइए, या कोई 3 क्रमागत संख्या है। बेटा क्रमागत को बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्जिक्यूटिव, क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव। और यहाँ क्या कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं, या फिर ऐसा बोल दूं पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सिंपल सी बात है, अगर नेचुरल नंबर होंगे तो पॉजिटिव इंटीजर ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे, बट नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होंगे, और नेचुरल जो पूर्णांक हैं वो माइनस में हो सकते हैं, प्लस में भी, 0 भी, सब कुछ हो सकता है। तो जब भी क्वेश्चन आपसे ये डिमांड करेगा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन, क्या बोलेगा क्वेश्चन कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग या गुणनफल ये है, तो आपको आंखें बंद करके उन 3 संख्याओं को क्या लेट करना है, क्या मानना पड़ेगा। माना 3 क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या इज x, दूसरी क्रमागत संख्या x+1, तीसरी क्रमागत संख्या x+2। बड़ा ही तरीका है। क्रमागत का मतलब होता है लाइन वाइज, 1 2 3 4 5। अगर मैं x+1 x+2 इसकी बात करूं तो यहाँ पे साफ दिख रहा है। x का मतलब क्या है, x+1 का मतलब क्या है, x+2 का मतलब क्या है। यानी x मतलब मान लो 1 है तो अगली वैल्यू 2 आएगी, तो 1 + 1 2, अगली 1 + 2 3 आएगी, यानी 1 2 3 इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव टर्म चलती हैं। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की बेटा, वो क्या कहता है, अगर क्रमागत संख्याएं हैं, अगेन क्रमागत बोले तो वही कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, लेकिन धन सम संख्याएं कैसी हैं, धन बोले तो पॉजिटिव, धन बोले तो पॉजिटिव हैं, और इवन नंबर हैं, कैसी हैं, सम संख्या। तो आपको पता होना चाहिए इवन नंबर जो है स्टार्ट विद 2, यानी 2x 2 4 ऐसे स्टार्ट होंगे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने वो क्या लेने हैं, पहला लेना है 2x, ठीक है, फिर कॉमा 2x+2, फिर 2x+4, अगला क्या आएगा बताओ, 2x+6 आएगा अगला। इस तरीके से लेना पड़ता है, यानी कि 2x का मतलब यहाँ पे हो गया इवन नंबर से, और जो हम ऐड कर रहे हैं वो भी एक इवन नंबर ही ऐड कर रहे हैं। ठीक ऐसा केस ही, इसका उल्टा केस भी आपके सामने आ सकता है। इसका उल्टा केस, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, इसका उल्टा केस जो क्या है, जो आ सकता है किसको लेके, विषम संख्याओं को लेके। जैसे अभी सम संख्या को लेके आया
वैसे ये केस विषम संख्या को लेके भी आ सकता है। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर क्रमागत विषम धन संख्याएं, संख्या तो आज भी पॉजिटिव है, संख्या तो आज भी पॉजिटिव है, लेकिन कैसी हैं, विषम है, कैसी हैं, विषम है। तो आपको पता होना चाहिए अगर संख्याएं विषम हैं बेटा, इसका मतलब आपको विषम नंबर की बात कर रहा है वो, और विषम नंबर की बात करेगा जो क्या लिखिएगा विषम संख्याओं में 2x + 1 पहला, यहाँ पर 2x नहीं लिख सकते क्योंकि 2x को लिखना इवन को शो करता है और ये ओड है, इसीलिए आपको 2x + 1 पहला नंबर मानना पड़ेगा, दूसरा 2x + 3 और तीसरा 2x + 5, अगेन आएगा 2x + 7, 2x + 9। इस तरीके से बात बनेगी किसकी, विषम की, धन की संख्या की, मतलब कि ओड पॉजिटिव नंबर्स की। और ये बात समझ, लेकिन कैसे वाले, कॉन्जिक्यूटिव वाले, क्रमागत वाले, लाइन से चलने वाले। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा, क्या लिखा है कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां, जो आपके सामने लिख रखी हैं, हम सिखाएंगे, क्लास में सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन आपको सब कुछ सीख के आए हो हमें पता है, ठीक है, आपको सबको पता होना चाहिए। और ये चीज़ ना क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 4 हमारा हो चुका है फेस टू फेस क्लास में, जो हमारी क्लास चलती है आजादपुर में, उसमें क्लियर करा चुके हैं सारा चैप्टर, इसीलिए बच्चों के लिए मैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थोड़ी लेट आई है। तो सुनना ध्यान से बेटा, क्या करा है यहाँ पे, श्रीधराचार्य किसी का नाम है जिसने ये फॉर्मूला दिया होगा। श्रीधराचार्य का सूत्र द्वारा जो यहाँ पे 3 तरीके हैं, पहला तरीका तो ये है, एक द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर दो, एक है कि गुणनखंड के द्वारा करो, किस द्वारा करो, गुणनखंड के द्वारा करो, और सेकंड तरीका क्या है, सबसे लास्ट तरीका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर वाला तरीका। बड़ा ये तरीका जो है ना परफेक्ट स्क्वायर वाला, ये सबसे डेंजर तरीका माना जाता है। हालांकि इजी है, काफी इजी तरीके से हम समझाते हैं इसी क्लास में, बहुत इजी तरीका है, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों बच्चों ने इसे फोबिया, बहुत डर से बना रखा है कि नहीं होगा, बहुत ही खतरनाक है भैया ये वो, भगवान जाने क्या क्या। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। बड़े नोट्स बहुत ही प्रॉपर हैं, बहुत ही काम के हैं, बहुत ही मेहनत से मेंटेन करे गए हैं, तो कृपया करके इन चीज़ों को नोट करके समझने की कोशिश करना कि कैसे का हिसाब है। चैप्टर नंबर जो पॉइंट नंबर 8 है वो क्या लिखा है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का निम्नलिखित तरीका है। बताया जा रहा है कि जो पूर्ण वर्ग है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर है खतरनाक वाला, उसमें कैसे कैसे तरीके हैं, कैसे कैसे स्टेप से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखा है आपके सामने लिखा है, जब क्या होगा, जब द्विघात समीकरण के x⁻² का गुणांक क्या हो, जब x⁻² का गुणांक 1 हो, और यदि 1 ना हो तो उसके गुणांक का भाग दोनों पक्षों में से, इतना पार्ट हम कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो पॉइंट है यहाँ पे क्या लिखा है, अरे हमारा माइक नहीं मान रहा है, पूरा बटो कट करना पड़ेगा हमें। हम बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 8 की, जो क्या लिखा है आपके सामने पॉइंट नंबर 8 आपके सामने लिखा है कि जो हमने सबसे खतरनाक तरीका भैया ने बताया कि पूर्ण वर्ग वाला तरीका, परफेक्ट स्क्वायर तरीका सबसे खतरनाक होता है, उस तरीके की हेल्प से हम कैसे निकालें, कैसे सॉल्व करें। तो सिंपल सी बात लिखी हुई है यहाँ पर, हालांकि प्रॉपर ऐसे समझ नहीं आने वाला, प्रॉपर क्वेश्चन वगैरह कराएंगे क्लास में तो समझ में आएगा, लेकिन सुन लो ध्यान से क्या लिखा है कॉन्सेप्ट में कि x⁻² का गुणांक अगर 1 है या 1 नहीं भी है, अगर 1 है या 1 नहीं भी है, तो आपका काम क्या है, उसके गुणांक को, जो भी x⁻² का गुणांक है, उसका जो गुणांक का जो भाग है ना, उसके दोनों पक्षों पर, यानी कि दोनों तरफ, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, x⁻² के गुणांक को 1 कर लेते हैं। यानी सिंपल सी बात, अगर बेटा आपके सामने लिखा है 3x⁻² लिखा है, तो आपका काम क्या है, आपको 3x⁻² को ना, जो x⁻² है, 3 किसके साथ 3 शो हो रहा है मेरे को, आपका काम है इस 3 को गायब करना, इस 3 को स्प्लिट करना, इस 3 को गायब करना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे, इससे बड़ा काम ये करना है बस, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल बात करूं तो x⁻² + 2x + 6 लिखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत वाली बात, क्योंकि ऑलरेडी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा है। मैं क्या चाहता हूँ कि x⁻² तो कैसा रहे, तेरा कोई भी कोफिशिएंट ना हो, तेरा केवल एक ही कोफिशिएंट हो। क्या कोफिशिएंट हो, एक ही, और उसका कोफिशिएंट एक ही तो है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिया, सेकंड पार्ट, तो मैंने क्या लिखा, 3x⁻² + 4x + 9 = 0। लेकिन मैंने यहाँ पे x⁻² के साथ ना आपको
क्या दिया, 3 लिख के दिया, क्या लिया, 3 लिख के दिया। तो आपका काम क्या है, आपका काम है इस 3 को गायब करना, इस 3 को गायब करना। उसके लिए क्या करोगे, देखो आपको पता होना चाहिए कि x के साथ, x की पावर 2 के साथ 3 क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं किससे, 3 से ही, तो मेरा जो x की पावर 2 है, हमारा कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा। रिजल्ट x की पावर 2 -4 + 4/3x + 3, यानी ले दे के पूरा ही सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे x की पावर 2 स्प्लिट हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। तो ये था जो चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट था, जिसके रिगार्डिंग हमने बात करी अभी। तो ये था बेटा सारा कॉन्सेप्ट जिसमें हमें सीखना था। अगर आपको कॉन्सेप्ट से थोड़ी बहुत भी क्लियरिटी हुई है कि हाँ थोड़ी बहुत वीडियो काम की थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और की सपोर्टिंग बेटा। थैंक यू सो मच।